हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का लास्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 18 की शुरुआत में सोफिता बहुत हैप्पी होती है क्योंकि जेड के खिलाफ ज़्यादा एविडेंस ना मिलने की वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। सभी जब मीटिंग रूम में होते हैं तो डैड मिस्टर कृथा की जगह जेड को कंपनी का एक्सपोर्ट डायरेक्टर बना देते हैं, मगर शेयर होल्डर इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं हमें जेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स बहुत ही खराब हैं। हमने सुना है कि ये जेल जा चुका है और उसके ऊपर मर्डर का चार्ज भी लगा है। सोफिता उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जेड एक अच्छा इंसान है, मगर इसी वजह से उन सभी के बीच बहस होने लगती है। जेड, देखिए प्लीज आप लोग मेरी वजह से बहस मत करिए, मैं खुद ही इस पोजीशन को छोड़कर चला जाता हूँ। सोफिता उसे रोकने के लिए बाहर आती है, जहां ऑफिस के एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि आखिर जेड किस एंगल से तुम्हें मिस सोफिता के लायक लगता है। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मिस सोफिता के पैसों पे है। हाँ, माना कि वो हैंडसम है, मगर ये तो वही बात हो गई कि घर के कुत्ते की नज़र मालिक के थाली पे है। सोफिता, इन लड़कियों के पास चुगली करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता क्या? जेट, वो जो भी कह रही हैं सही तो है। मैं कहाँ से तुम्हें खुद के लायक लगता हूँ? मैं जेल जा चुका हूँ और खून भी कर चुका हूँ। सोफिता, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी नज़र मेरी पैसों पे है, तो फिर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जेट, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, कोई वैल्यू है। इतना कहकर वो सोफिता को वहीं छोड़कर चला जाता है। रात में जब सोफिता डिनर कर रही थी तो वो मेड से कहती है, जाकर जेट को भी बुला लाओ। डैड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेट घर छोड़कर जा रहा है, जिसे सुनकर सोफिता शॉक्ड हो जाती है एंड भागते हुए उसे रोकने जाती है। वो अंदर जाकर कहती है, देखो जेट, तुम ऐसे बिना मेरी परमिशन के कहीं नहीं जा सकते। बट देन उसे पता चलता है कि जेट तो ऑलरेडी जा चुका है। जेट का फ्रेंड कहता है, उसने हमें यहाँ इसलिए रखा है ताकि हम आपकी और आपके डैड का ख्याल रख सके, और हाँ, उसने ये भी कहा है कि प्लीज़ उसके पीछे मत जाइएगा। तो पिता भागते हुए बाहर जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, बट जेट उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, देखो जेट, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रही, मगर ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगी। तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं। फोंग सोफिता के ऑफिस जाता है, जहां वो सेक्रेटरी से टकरा जाता है, जिसे देखकर सेक्रेटरी वॉज लाइक, फोंग, तुम? नहीं नहीं, तुम फोंग नहीं हो सकते, क्योंकि जिस फोंग को मैं जानती हूँ वो बहुत क्लमजी सा लड़का है, तुम सा स्मार्ट नहीं। फोंग, इसका मतलब तुम अभी तक मेरे बारे में ये सोच रही थी मिस सेक्रेटरी? सेक्रेटरी, अच्छा तो ये तुम ही हो फोंग, कहाँ थे इतने दिन? वैसे ये कपड़े कहाँ से रेंट किए, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। फोंग, ओ हेलो, ये रेंट किए हुए कपड़े नहीं बल्कि मेरे खुद के हैं। अभी तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो, राइट? दूसरी तरफ सोफिता ऑफिस में काफी उदास थी और जेड को याद कर रही थी। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर कहती है, मिस सोफिता, एक ब्रांड न्यू कंपनी के सीईओ आपसे मिलने आए हैं। आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे कंपनी के बहुत सारे फर्नीचर्स ऑर्डर करना चाहते हैं। पहले तो सोफिता मना कर देती है और कहती है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो प्लीज उनसे जाके कहिए कि पहले अपॉइंटमेंट लें फिर हमसे मिलने आए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फोंग आया हुआ है तो वो भागते हुए उसके पास जाती है। फोंग, मिस सोफिता, आपने लेट क्यों कर दिया? मेरे बॉस कब से आपका वेट कर रहे हैं, और यहाँ इसका बॉस कोई और नहीं बल्कि हमारे मिस्टर जेट हैं। जिसे देखकर सोफिता के साथ साथ वहाँ पे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जेड को ऐसे देखकर ऑफिस के वही एम्प्लॉयज जो कुछ दिनों पहले तक उसकी बुराई कर रहे थे आज उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ओ माय गॉड, ये कितना हैंडसम है ना, कितना अमीर है और कितना, बस इतना ही। जेड, देखिए मिस सोफिता, आज हम यहाँ आपसे बिजनेस की बात करने तो आए ही हैं, बट हमें आपसे कुछ और भी बात करनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? विल यू मैरी मी? सोफिता, किसने कहा कि अगर तुम मुझे प्रपोज करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी? केड, ठीक है, अगर आपको इससे शादी नहीं करनी तो मैं तो तैयार ही हूँ। पीछे से डैड आकर कहते हैं, जब तक तुम्हारे घर से कोई बड़ा बुजुर्ग मेरे घर आकर मेरी बेटी का हाथ नहीं मांगेगा, तब तक मैं तुम्हारी शादी सोफिता से नहीं करवाऊंगा। जिसे सुनकर सोफिता वॉज लाइक, डैड पागल हो गए हैं क्या? आपको पता है ना जेड का कोई रिश्तेदार नहीं है, वो कैसे लाएगा किसी बड़े बुजुर्ग को? तभी वहाँ सोफिता की स्टेप मॉम आकर कहती हैं, ये मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जेड के डैड मरने से पहले अपनी पूरी कंपनी जेड के नाम करके गए थे।
वो लेने से मना कर देता है, बट उसकी स्टेप मॉम उसे समझाती हैं कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे। कंपनी संभालने के लिए मैं बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे अभी बहुत ही यंग हैं, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ इन सभी के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है, जिसके बाद मॉम सोफिता के डैड से जेट के लिए सोफिता का हाथ मांगती हैं। डैड, जेट ने मेरी बेटी को उसकी जिंदगी वापस की है, तो मैं भला ना कैसे बोल सकता हूँ। जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं एंड एंजॉय करने लगते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। सभी लोग भागते हुए बाहर जाते हैं, जहाँ स्ट्रीट पे कुछ एसिड टाइप का फेंका हुआ था। अब ये क्या है, आई डोंट नो। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद भी उन्हें अटैकर के बारे में पता नहीं चलता। इसका मतलब अटैकर इस कंपनी और यहाँ के प्लेस के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अगले दिन सोफिता रिन से मिलने जाती है एंड उसे बताती है कि मैं एंड जेड एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। आई होप तुम हमारे लिए खुश होगी। यहाँ वो रिन से माफ़ी भी मांगती है, क्योंकि अगर उसने जेड एंड रिन को एक दूसरे से मिलने से ना रोका होता तो शायद आज जेड के प्यार की वजह से रिन जिंदा होती। क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें मरने पे मजबूर कर दिया वो ना तो जेट था और ना ही क्रे था, बल्कि वो तो मेरा घमंड और मेरा एरोगेंस था। केट, देखिए मिस सोफिता, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि रिन तो कभी जेट से शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जेट से नहीं बल्कि मिस्टर क्रिथा से प्यार करती थी। अगर आपने उन दोनों को मिलने से नहीं रोका होता तब भी रिन मिस्टर क्रिथा को ही चूज करती। उनके जाने के बाद वहाँ एक आदमी आता है जो कि अपने पैरों से रिन के पास रखे हुए फूलों को कुचल देता है, जिसके बाद हमें यहाँ हमारे स्वीट कपल मिस सोफिता एंड मिस्टर जेड के स्वीट रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं एंड फाइनली उनके शादी का दिन आ जाता है। हमारे मिस्टर जेड एज अ ग्रूम बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और मिस सोफिता एज अ ब्राइड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। डैड उसे आइल तक लेकर जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी सभी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। प्राइश के कहने के बाद कस्में वादे खाते हैं कि चाहे सुख नहीं गाइस, कि चाहे सुख हो या दुख, मैं हमेशा अपने पति या फिर पत्नी के साथ खड़ा रहूंगा। थोड़े बहुत और कस्में वादे खाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 7 फेरे में 7 कस्में वादे 7 वचन, उसी तरह इनके भी थे कुछ। एंड देन फाइनली यहाँ इनकी शादी हो जाती है। हैप्पी मैरिज। अंदर तो सब हैप्पी हैप्पी चल रहा था, जहाँ सभी जेट एंड सोफिता के लिए बहुत खुश थे और क्लैपिंग कर रहे थे, मगर बाहर नहीं, क्योंकि पीछे से एक आदमी आकर पाव के ऊपर अटैक कर देता है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, तो वो आदमी उसे वहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद जेट एंड सोफिता की शादी कंप्लीट हो जाती है और सभी लोग उन्हें कार में बिठाकर विदा कर देते हैं। सेक्रेटरी, सर प्लीज क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक जाने के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? केड, इतनी भी जल्दी क्या है, रुको जरा, सब्र करो। और तुम्हें पता है क्या, फॉन्ग तुम्हें ट्रीट देना चाहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफिता जेट से कहती है, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि हम अपने हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं। जेट, देखो अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो फिर हमारा सरप्राइज कैसे रहेगा। गाइस, अंकल एंड आंट को देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लोग अपने हनीमून के लिए कहाँ आए हुए हैं। जी हाँ, फॉन्ग के गार्डन हाउस पे। वो सभी जैसे ही बाहर चले जाते हैं तो कार की डिग्गी से वही आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, कुछ तो गड़बड़ है दया। सोफिता, मुझे लगा कि हम अपने हनीमून पे मिलान जाएंगे या फिर कहीं और, मगर यहाँ नहीं। जेट, हाँ मैं मानता हूँ कि वो प्लेसेस बहुत अच्छी हैं, बट इस जगह से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। सोफिता, कैसी यादें, जहाँ हम एक दूसरे को जान से मारने के लिए भी तैयार थे। जेट, यही वो जगह है जहाँ से मुझे तुमसे धीरे धीरे प्यार होने लगा था। सोफिता, चलो झूठ बोलना बंद भी करो, मुझे याद है तुम तो मुझे मारने ही वाले थे, चाकू से, याद है कैसे मेरे हाथ में घुसाने वाले थे। जेट, मैं क्या करता, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। सोफिता, तुम इसे प्यार कहते हो। गाइस, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत चीज़ी लाइंस हैं, बट हम क्या करें, हमें बोलना तो पड़ेगा, एक्सप्लेन जो करना है। जेट, हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और मैं पूरे लाइफ टाइम आई मीन जिंदगी भर सिर्फ तुम्हें ही किस करना चाहता हूँ। एवरी टाइम, एवरी आवर, एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड, ओनली यू। सोफिता, ये आपका कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। जेट, अरे बाबा मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। किस की बात करते करते दोनों के बीच किस हो ही जाता है, और धीरे धीरे ये किस कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ये तो आप खुद ही देख लो।
रात में जब सोफिता जेट के बालों को सुखा रही थी तो जेट कहता है, अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद इतने मजे होते हैं तो मैंने तो आपसे शादी कब का कर लेना था। दोनों फिर से लवी डवी हो ही रहे थे कि तभी अचानक से रूम की लाइट चली जाती है। जेट सोफिता को वहीं छोड़कर नीचे चेक करने जाता है, तभी सोफिता को किसी के आने की आवाज आती है। सोफिता कहती है, जेट तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। वो बाहर चेक करने जाती है तो उसे वहाँ वही आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है एंड खुद को खुद को बचाने के लिए गेट्स बंद करने लगती है। बट वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है एंड नाइफ निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। सोफिता वहीं रखा हुआ अलार्म जल्दी से बजा देती है, जिस वजह से जेट को भी पता चल जाता है कि वो खतरे में है। वो भागते हुए सोफिता के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ इन दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट चल रही थी, बट तभी वहाँ टाइम पे जेट आकर सोफिता को बचा लेता है। वेल गाइस, चलो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि आखिर ये बंदा कौन है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कृथा है, जो कैसे आई डोंट नो, बट आग से बच गया था। दोनों इधर उधर भागते हुए छिपने की कोशिश करते हैं, बट कृथा हर जगह उन्हें फॉलो करता है। वो लोग थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि उसके पास गन भी थी। जेट, देखो तुम यही रहना, मैं उसके पास जाता हूँ, क्योंकि अगर उसने हम दोनों को ढूंढ लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वो इस बार भी हमसे बच के निकल जाए। सोफिता, पागल हो गए हो क्या? उसके पास गन है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन सही सलामत वापस आ जाना। प्रॉमिस करो मुझसे कि वापस आओगे अच्छे से। जेट, ठीक है बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वापस आऊँगा। इतनी सुंदर वाइफ है मेरी, तो उसे छोड़कर कहाँ जाऊँगा? इतना जल्दी थोड़ी मर सकता हूँ। और हाँ, तुम्हें बाहर से कोई कितना भी बुलाने की कोशिश करे पर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी, ओके? वेल काफी देर तक भागम भागी एंड पकड़म पकड़ाई करने के बाद एट लास्ट जेट भी मिस्टर कृथा का चेहरा देख ही लेता है। जेट, मुझे पता ही था ये तुम ही होगे, मगर तुम्हारे फेस को क्या हो गया? फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब घर जल रहा था तभी वहाँ टाइम पे मिस्टर कृथा का एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ पाव को भी होश आ जाता है। वो हॉस्पिटल में था और ये जानने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। सोफिता जैसे ही वहां से बाहर निकलती है तो मिस्टर कृथा उसकी ओर गन पॉइंट करते हुए उसे जेट के पास ले जाता है। जब जेट ने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकलना है, तो बाहर निकल के 30 मार खान बनने की क्या जरूरत थी? मिस्टर कृथा, देखो जेट, अगर मेरे 3 तक गिनने से पहले तुम यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारी प्यारी सी वाइफ को मार डालूंगा। 1 2 स्टॉप, मैं आ गया। यहाँ दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। सोबिता कहती है, देखो प्लीज उसे छोड़ दो, मुझे मार दो। जेट कहता है, नहीं नहीं, वो पागल है, वो ऐसी बोलती रहती है, उसे छोड़ दो, मुझे मार दो। ये सब सुनकर मिस्टर कृथा वॉज लाइक, बस करो तुम दोनों, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं दोनों को मारने वाला हूँ। सो फाइट मत करो कि कौन पहले मरेगा और कौन बाद में। यहाँ वो जेट को मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम फॉन्ग जेट के फ्रेंड्स एंड पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि वहां पहुंच चुके थे। देखते ही देखते सुबह हो जाती है एंड जब जेट को होश आता है तो सामने कृथा बैठा हुआ था। जेट, मेरी वाइफ कहाँ है? अगर तुमने उसे छुआ भी होगा ना, उसकी बॉडी पे खरोच भी आई होगी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई विल किल यू। मिस्टर कृथा, अरे अरे बाबा सबर करो, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं कि हस्बैंड को वाइफ से इतना जल्दी अलग कर दूंगा। अच्छा, तुम सामने जो ये डब्बे क्या बोलते हैं गाइस इन्हें, टैंक्स, हाँ, तो जो तुम सामने ये टैंक्स देख रहे हो ना, इनमें से किसी एक में सोफिता है। इससे पहले कि उसकी सांसें अटक जाए और वो मर जाए, तुम जल्दी से जाकर उसे बचा लो। फिर मुझे मत कहना कि मैंने उसे मारा है। देखो मैंने तुम्हें टाइम दिया है, तो उसे मारने वाले तुम होगे। जाओ जाकर ढूंढो अब। एक एक करके जेट सभी टैंक्स को खोल डालता है, बट सोफिता उनमें से किसी में भी नहीं होती। जेट मिस्टर कृथा पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, बट वो कहता है, नहीं भाई, मैंने तुझसे बिल्कुल झूठ नहीं कहा। मैंने कहा था ना सोफिता किसी एक ट्रंक में है, टैंक में है। तो हाँ, वो टैंक में है और अभी भी एक टैंक बचा हुआ है, बट वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ है तुम खुद पता लगाओ। कृथा वहाँ आग लगाकर जेट के फेस को भी जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ जेट की वजह से हुआ। अगर उनके लाइफ में जेट कभी आता ही नहीं तो मिस्टर कृथा सोफिता की कंपनी में मजे कर रहा होता।
दोनों के बीच फिर से फाइट होती है जिसमें मिस्टर कृथा एक नुकीली चीज में गिर जाता है जो कि उसके गले से आर पार हो जाती है। जेड आखिरी समय में भी उससे सोफिता के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ है, मगर कृथा कहता है मैं नहीं बताऊंगा, तुम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। और देखते ही देखते फाइनली यहाँ इसका भी राम नाम सत्य हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ वो सब भी आ जाते हैं। फॉन्ग जेट के हाथ में ब्लड देखकर बेहोश तो होने वाला था, और इस बार क्योंकि वो ब्लड उसके बेस्ट फ्रेंड का था और यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब था, तो वो बेचारा खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, देख फॉन्ग, तू स्ट्रांग है, तू ऐसे बेहोश नहीं हो सकता, बी स्ट्रांग। जेट भागते हुए बाहर जाकर सोबिता को ढूंढने की कोशिश करता है। फॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करता है कि देख भाई, अभी तेरे हाथ की इंजरी को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसे तो तू मर जाएगा। और वैसे भी बाकी सब लोग सोबिता को ढूंढ रहे हैं ना, वो मिल जाएगी। बट जेट उसकी कोई बात नहीं सुनता और सोबिता को इधर उधर ढूंढता रहता है। थोड़ी देर के बाद फाइनली उसे सोबिता मिल ही जाती है, जो कि सच में एक टैंक के अंदर थी, और वो टैंक पानी के अंदर। जेट भागते हुए जाकर उसे पानी से बाहर लाता है एंड ढक्कन ओपन करने की कोशिश करता है। वो मन में खुद से कहता है, देखो सोफिता, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, अभी तो हम ठीक से साथ भी नहीं हुए। थोड़ी देर बाद वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है एंड फाइनली सोफिता को होश आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। सोफिता, मुझे पता था चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। देखते ही देखते फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं और सोफिता जेड के मेडिसिन पर चोट लगा रही थी। वाओ गाइस, जेड के मेडिसिन पर चोट नहीं बल्कि जेड के चोट पर मेडिसिन लगा रही थी। सोफिता, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी चोट बहुत हद तक ठीक हो गई है, तो तुम वाटर यूज कर सकते हो। जेड, तुम्हें नहीं लगता कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ? मेरे हाथों में ताकत जो आ गई है। सोफिता, जी नहीं, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जेट, अरे बाबा, मैं तो बर्तन धुलने की बात कर रहा था, वैसे आपका ये पावर दिमाग क्या सोचने लगा था? दोनों पति पत्नी फिर से लवी डवी हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पति पत्नी के बीच वो आ जाता है। वेल, वो और कोई नहीं बल्कि फॉन्ग है। जेट, फॉन्ग, तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी अपने बैग के साथ, इतने बड़े सूटकेस के साथ? फॉन्ग, अरे मेरे यार, क्या बताऊँ मैं तुझे, अब तू ही मेरी हेल्प कर सकता है। तुझे पता है क्या, मेरे डैड जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहते हैं जिसे मैं जानता भी नहीं और ना ही कभी देखा है। जेट, तो क्या हुआ? फॉन्ग, तो मैं अपना सारा सामान बांध कर यहाँ रहने आ गया। जेट, तू पागल हो गया है क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम दोनों यहाँ हनीमून पे आए हुए हैं और तू यहीं आ गया। फॉन्ग, अरे हाँ भाई, मुझे पता है कि तुम दोनों हनीमून पे आए हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं दूसरे रूम में रहूंगा ना। जेट, तू इधर आ और ये बता कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट करूंगा तब तू क्या करेगा? बीच में टांग अड़ाएगा? फॉन्ग, तो करना क्या है, आंखें बंद कर लूंगा, तुम दोनों कंटिन्यू रहना। वेल, फॉन्ग की ऐसी बातें सुनकर जेट भी सोच रहा होगा, मैं किस गधे को समझा रहा हूँ, समझना तो इसे है नहीं। रात में जब सोफिता रेडी हो रही थी तो जेट कहता है, अरे बाबा, अब आ भी जाओ, तुम वैसे ही बहुत प्यारी लग रही हो। नेक्स्ट सीन में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और इससे पहले कि कुछ हो पाता तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज़ आती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि कबाब में हड्डी बनकर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फॉन्ग आए हैं, और इस तरह उनकी ये रात भी बर्बाद हो जाती है। वेल, अब बेचारों को रात में लवी डवी होने का मौका तो मिला नहीं, तो सुबह जब टाइम मिला, आसपास देखा कि कोई नहीं है, तो वहीं दोनों चालू हो जाते हैं। बट तभी कबाब में हड्डी फिर से आ जाता है। फॉन्ग, ओह गॉड यार, यहाँ कितना मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है कुछ दिन और रुकना चाहिए। जेट, ओह तुझे नहीं लगता तुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए? फॉन्ग, देख मैं कहीं नहीं जा रहा क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, मैं यहीं रहूँगा। जेट, अच्छा चल ये बता कि तू वापस बैंकॉक कब जा रहा है? फॉन्ग, जब तुम लोग जाओगे। तभी पीछे से फॉन्ग के डैड आकर उसका कान पकड़ते हुए वहां से ले जाते हैं और कहते हैं, तुझे क्या लगा था कि तू जाके छिप जाएगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? एंड गाइस, ये सीन देखकर तो पक्का जेट के मन में यही सॉन्ग चल रहा होगा कि अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। वहाँ पे सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। डैड कहते हैं, आपको पता भी है इसने क्या किया है? इसने एक लड़की को अपने प्यार में डालकर देन उसे डम कर दिया। फॉन्ग, डैड क्या बोल रहे हो आप? मैं किसी लड़की से आज तक मिला ही नहीं तो डम कैसे करूँगा?
तभी वहाँ केड आकर कहती है, ये है वो लड़की, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसे तुमने डंप किया है। सेक्रेटरी, आप भूल गए क्या, हम साथ में एक रात भी बिता चुके हैं, तो अब आप मुझसे शादी करने से कैसे मना कर सकते हैं। फॉन्ग, पागल हो गई है क्या, कुछ भी बोल रही है, हमने रात में साथ कब बिताई, हमने साथ में रात कब बिताई। एंड देन थोड़ी देर बाद इनके फेस रिएक्शंस देखकर हमें पता चलता है कि ये सब मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे जेट भी शामिल हो जाते हैं। वो कहता है, फॉन्ग, तू एक मर्द है या नहीं, अगर तूने ये सब किया है तो तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी, तू उससे भाग नहीं सकता। यहाँ बहती गंगा में हाथ धोते हुए एक एक करके सभी फॉन्ग को जमकर सुनाते हैं। डैड कहते हैं, देख बेटा, भले ही मैं तेरी शादी किसी और से करवाना चाहता हूँ, बट मैं किसी लड़की के साथ गलत नहीं होने दूंगा, तो शादी तो तुझे इसी से करनी होगी। फॉन्ग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो खेड उसके पास आकर कहती है, देख भाई, जैसा चल रहा है ना सब कुछ चलने दे, ये सब हमारा प्लान है, स्पेशली सेक्रेटरी जी का, ताकि तेरी शादी किसी और से ना हो। अब जा चुपचाप डैड के साथ। जिसे सुनकर भाई साहब भी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी सेक्रेटरी के प्यार में पागल ही है। एंड गाइस, गेस व्हाट, उन सभी के जाने के बाद हमें यहाँ पता चलता है कि ये प्लान सेक्रेटरी का नहीं बल्कि हमारे मिस सोफिता का था, ताकि वो फॉन्ग को यहाँ से भगा सके एंड उन दोनों को खाली खाली और अपने हस्बैंड के साथ प्राइवेट टाइम बिता सकें। देखो, वाइफ हो तो ऐसी। जट, वैसे वाइफ ही, तुम बड़ी स्मार्ट निकली, ये आइडिया आया कहाँ से। सोफिता, तो इसमें बुरा ही क्या है, मेरी सेक्रेटरी तुम्हारे फ्रेंड को लाइक करती है, केट ने बताया, और तुम्हारा फ्रेंड तो सेक्रेटरी को लाइक करता ही है, मैंने जो भी किया अच्छा किया ना। नेक्स्ट सीन में जेट सोफिता को एक प्लेस पर लेकर जाता है, जहां सोफिता की मॉम अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहती थी और एक बहुत छोटा सा बिजनेस था उनका, बट वो सभी साथ में बहुत खुश थे। सोफिता, तुम क्या चाहते हो, मैं जाकर उससे बात करूं। जेट, हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट तुम उससे जाकर बात तो कर ही सकती हो। अब मुझे ही देख लो, मैं चाहकर भी अपने डैड से बात नहीं कर सकता। तुमने कहा था ना, किसी का वेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो जाओ जाकर उनसे बात कर लो। सोफिता, वो हेल्दी हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि क्या वो ठीक से रह रही हैं या नहीं, बट अगर वो ठीक हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खुश हैं तो मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं उनके बीच में जाकर उनकी छोटी सी फैमिली की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि पुरानी मेमोरीज को याद करके हम में से कोई भी हर्ट हो। जो जैसा है उसे वैसा ही चलने दो, सभी अपनी लाइफ में खुश हैं, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। सेम नाइट हम पाव को देखते हैं एंड उनकी लाइफ में भी एक लड़की आ जाती है। वो मिस्टर पाव के पास जाकर कहती है, ओह हेलो हैंडसम गाय, फ्रूट्स खाएंगे आप। वैसे क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, देख कर तो नहीं लग रहा कि होगी, तो क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। देखिए, अभी मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, थर्ड ईयर कंप्लीट होते ही विल मैरी, ठीक रहेगा ना। अच्छा, आप अभी वेट करिए, मेरी आंट मुझे बुला रही है, मैं आने के बाद आपको नंबर देती हूँ, ओके। और फिर क्या था, इतना सुनते ही तो मिस्टर पाव भाई साहब भी खुशी से हंसने लगते हैं। इससे पहले आपने कभी इन्हें हंसते हुए देखा है, नहीं देखा ना, आज देख लो। दूसरी तरफ जेट एंड सोफिता के बीच छोटी मोटी बहस हो जाती है, दोनों एक दूसरे से नाराज होकर मुंह फेर कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेट उसे मनाने की कोशिश करता है, बट वो मानती नहीं है, तो वो उसे मनाने के लिए क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। आफ्टर दैट दोनों फैमिली रूल्स बनाते हैं, जैसे कि वो दोनों कभी एक दूसरे पे गुस्सा नहीं करेंगे, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा वहाँ से चला जाएगा, और जब पहले वाले का गुस्सा शांत हो जाएगा तो फिर दोनों आपस में आके बात करेंगे, कभी एक दूसरे को कुछ बुरा नहीं बोलेंगे जिससे उनमें से किसी को भी हर्ट हो, और भी बहुत कुछ। जिसके बाद वो दोनों फाइनली एक बार और किस करते हैं, और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई नो गाइज, इस ड्रामा को मैंने ख़त्म करने के लिए आई थिंक पूरे 3 महीने लगा दिए हैं, जिसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन पे।